आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का फिजिक्स स्टडी विथ MK पीसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लाइट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लाइट के बारे में पिछले लेक्चर में थोड़ी चर्चा की थी और आज हम लाइट का जो लेसन है उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको लाइट के बारे में बताया था। किसके बारे में? लाइट के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लाइट यानी प्रकाश के बारे में। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को दिखाती है या दिखाने में सहायता करती है क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को दिखाती है या दिखाने में सहायता करती है क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। बच्चों, प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए लाइट यानी प्रकाश की विशेषताएं। और प्रकाश की विशेषताएं, पहली जो विशेषता है वो है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश किसका रूप होता है बच्चों? ऊर्जा का रूप होता है, क्योंकि बिना ऊर्जा कोई भी चीज है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चलती। जबकि सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक पहुंचता है, तो उसमें एनर्जी है तभी वो पहुंचता है। जैसे बल्ब का प्रकाश है तो वो हमारे तक कैसे पहुंचता है? उसके अंदर एनर्जी है तभी वो पहुंच पाता है। दूसरी विशेषता की बात करूं तो बच्चों, प्रकाश का वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। बच्चों, प्रकाश का वेग वैक्यूम यानी निर्वात के अंदर देखा जाए, किसके अंदर देखा जाए? निर्वात के अंदर देखा जाए तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। जबकि यही प्रकाश का वेग यदि जल के अंदर बात की जाए तो बच्चों, जल के अंदर इसका मान होता है 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार यदि कांच के अंदर देखा जाए, किसके अंदर देखा जाए? कांच के अंदर देखा जाए तो इसका वेग होता है 2.5 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। और यदि इसका शुद्ध मान देखा जाए तो बच्चों, इसका शुद्ध मान होता है 29,97,92,458 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये इसका एक्यूरेट मान है, जबकि इसको लगभग इसके बराबर मानते हैं। तो न्यूमेरिकल हल करते समय बच्चों, इस प्रकाश का जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स लेंगे। अब बच्चों, मैं बात करता हूं नंबर 3 की। बच्चों, प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति का होता है। कितनी प्रकृति का होता है? द्वैत प्रकृति का। इसकी प्रकृति को समझने के लिए बच्चों अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग मत दिया। जैसे बच्चों बात करें, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया, इसी प्रकार हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया, और जैसे मैक्सवेल है उसने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया, जैसे प्लांक है उसने क्वांटम सिद्धांत दिया, और डी ब्रोगली है उसने द्वैत प्रकृति सिद्धांत दिया। तो ये सिद्धांतों से प्रकाश की जो व्याख्या है वो ये निकल कर आई। जैसे प्लांक है उसने फोटोन का सिद्धांत दिया। ये इन बातों से ये निकल कर आया कि प्रकाश दो प्रकृति रखता है, एक तो तरंग और दूसरी कणीय प्रकृति। एक तो तरंगीय प्रकृति और दूसरी कणीय प्रकृति रखता है। तो इसकी दूसरी विशेषता भी क्लियर हुई। बच्चों, 3 नंबर बात करें तो बच्चों, प्रकाश है वो सीधी रेखा में, सामान्यतः सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है। सामान्यतः, हमेशा नहीं। हमेशा इसलिए नहीं बच्चों कि यदि किसी द्वारक या अवरोधक यानी जिससे गुजरता है प्रकाश, उससे या जो मार्ग में प्रकाश के आने के बाद उससे रुक जाता है, उसके लिए देखा जाए तो प्रकाश है वो बच्चों, यदि द्वारक या अवरोधक की यदि तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ है वो यदि हम कहें कि बहुत छोटी हो, उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी हो, तो उस कंडीशन में प्रकाश है वो विवर्तन प्रदर्शित करता है, यानी उस द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाता है, जिसे विवर्तन कहा जाता है। तो ये प्राय यानी हम कह सकते हैं सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः। तो ये बातें आपको याद रखनी है बच्चों। यदि बात करें 5 नंबर बात करें तो प्रकाश है उसका वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। किसमें?
निर्वात में। और कितना होता है तो मैंने आपको बता दिया 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। यानी बच्चों, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 29,97,92,458 मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। आगे यदि बात करें बच्चों, प्रकाश है वो, यानी एक तो होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ। तो प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। यानी प्रकाश है वो, प्रकाश की जो तरंगे हैं वो बच्चों अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द यानी इस प्रकार गति करती है। यानी ये प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा है, जबकि प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा में कंपन नहीं हो रहे हैं, इसके प्रकाश तरंग के संचरण की लंबवत दिशा में क्या हो रहे हैं? कंपन हो रहे हैं। तो इस प्रकार इसे अनुप्रस्थ बोला जाता है। और जैसे ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। कारण क्यों? क्योंकि उसके जो कंपन है वो बच्चों तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही होते हैं। हम जब बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि के कंपन है वो बच्चों, यानी ध्वनि तरंग इधर जा रही है तो इसके कंपन भी ध्वनि तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश ही होंगे, इसलिए इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रकाश की तरंग की प्रकृति है वो किस प्रकार की है? अनुप्रस्थ है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, आगे हम बात करते हैं डस्टर, 2 मिनट। आगे हम बात करते हैं प्रकाश किरण की। किसकी? प्रकाश किरण की। और प्रकाश किरण क्या होती है? ध्यान से देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं अब किसकी? प्रकाश किरण की। यानी प्रकाश किरण क्या है? तो आप कहोगे लाइट रे। यानी लाइट रे क्या है? यदि बात करो किसकी? प्रकाश किरण की। किसकी बात करो? प्रकाश किरण की। तो बच्चों प्रकाश किरण क्या है? ध्यान से सुनिए। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। और प्रकाश के चलने का जो पथ है, ये प्रकाश के चलने का जो रास्ता है, यही क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश किरण कहलाता है। और प्रकाश किरण को एक तीर वाले डायग्राम से व्यक्त करते हैं। और ये तीर का चिन्ह है, इस रेखा पर जो तीर का चिन्ह लगा है ये प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करता है। और ये सारा का सारा है वो किसको बता रहा है? प्रकाश के पथ को बता रहा है कि प्रकाश इस प्रकार चल रहा है। जैसे बच्चों एक बल्ब की बात करें, एक सूर्य की बात करें, ये सूर्य है तो इस सूर्य से प्रकाश निकलेगा तो इस प्रकार निकलेगा। बच्चों यहां से यहां तक देखा जाए तो ये सूर्य का प्रकाश ये जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रकाश किरण कहा जाएगा। तो प्रकाश के चलने का पथ है वो प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश के चलने का पथ क्या कहलाएगा? प्रकाश किरण कहलाएगा। और प्रकाश किरण पर लगा तीर का चिन्ह क्या कहलाएगा बच्चों? प्रकाश तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करेगा। और अब आगे पढ़ते हैं बच्चों प्रकाश पुंज। क्या पढ़ते हैं? प्रकाश पुंज। अगली हेडिंग है जिसे बीम कह सकते हो, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है? ध्यान से देखिए बच्चों, हम जब बैटरी का उपयोग करते हैं या फिर किसी अन्य टॉर्च का उपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च से प्रकाश किरणें इस प्रकार निकल रही है। तो बच्चों ये सारी की सारी प्रकाश किरणों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? एक साथ मिलकर किरण पुंज, यानी इसे ही बीम कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरणों का समूह है क्या कहलाता है? किरण पुंज, या फिर क्या कह सकते हो? प्रकाश पुंज। क्या कह सकते हो? किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरण पुंज भी कह सकते हो। इसे कहा जाएगा किरण पुंज। मेरी बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं बच्चों, ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रकाशीय घटनाओं की। किसकी? प्रकाशीय घटनाओं की, यानी इंसिडेंट
ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ लाइट, यानी हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, प्रकाशीय घटनाओं की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रकाशीय घटनाओं की। और प्रकाशीय घटनाएं क्या होती है, ध्यान से सुनिए। इंसिडेंट ऑफ लाइट यानी प्रकाशीय घटनाओं की बात कर रहे हैं, और प्रकाशीय घटनाएं अक्सर क्या होती हैं, तो ध्यान से सुनो बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है वो बच्चों प्रकाश के कारण हो रहा है, इसका मतलब ये प्रकाश की घटना है। दूसरी बात, यदि हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन, तो बच्चों ये भी किसके द्वारा घटित हो रहा है, प्रकाश के द्वारा, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, प्रकाशीय घटना। यदि 3 नंबर बात करूं तो बच्चों प्रकाश का क्या है, विवर्तन है, वो भी क्या है, विवर्तन है, विवर्तन है, वो भी क्या है, प्रकाशीय घटना। व्यतिकरण है प्रकाश का, क्या, व्यतिकरण, वह भी क्या है, प्रकाशीय घटना। प्रकाश का ध्रुवण है, वो भी क्या है, ध्रुवण है, वो भी क्या है, प्रकाशीय घटना। तो बच्चों जो घटनाएं प्रकाश के द्वारा घटित होती हैं, जो घटनाएं प्रकाश के द्वारा घटित होती है, उन्हीं को क्या कहेंगे हम, प्रकाशीय घटनाएं। जो घटनाएं प्रकाश के द्वारा घटित होती है उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय घटनाएं कहते हैं। तो आज हम प्रकाशीय घटनाओं में से पहली जो प्रकाशीय घटना है उसकी चर्चा करने वाले हैं, और उसका नाम है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान से सुनिए, अब पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ने वाले हैं हम प्रकाश का परावर्तन, तो ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण, जैसे एक लेजर लाइट लीजिए, यहां पर आप क्या लीजिए, एक लेजर लाइट, और यहां पर एक समतल दर्पण रख दीजिए। बच्चों ये जो समतल दर्पण है इसका नाम रहेगा यहां परावर्तक सतह। क्या नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा परावर्तक सतह। यानी परावर्तक सतह क्यों कहा जाता है, परावर्तक सतह या पृष्ठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन की घटना को व्यक्त करता है। और प्रकाश के परावर्तन की घटना को जो सतह व्यक्त करती है उस सतह का नाम क्या होगा, उस पृष्ठ का नाम क्या होगा, परावर्तक सतह। तो बच्चों एक आपने लेजर लाइट ली और इस लेजर लाइट की सहायता से आपने इस पर प्रकाश डाला। ये जो प्रकाश आपने लेजर लाइट की सहायता से इस पर डाला है, इसका मतलब ये प्रकाश क्या हुआ है, इस पर परावर्तक सतह पर आपतित हुआ है, इसलिए इस किरण का नाम हो जाएगा आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। बच्चों ये परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु का नाम हो जाएगा आपतन, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्यों बच्चों, क्योंकि ये प्रकाश किरण इस परावर्तक सतह के इस बिंदु पर गिरी है, और जहां पर गिरती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन। गिरने का अर्थ यहां आपतन होता है। बच्चों इस परावर्तक सतह के आपतन बिंदु से जो लंब खींचा जाएगा 90 डिग्री का, वो कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब। क्या कहलाएगा, अभिलंब। और बच्चों ये अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम होगा आपतन कोण आई। कौन सा कोण, आपतन कोण आई। ये प्रकाश किरण की दिशा इधर थी, तो इसका नाम क्या होगा, आपतन कोण आई। अब बच्चों ये एंगल जितने डिग्री का बनता है
उतने ही डिग्री का एंगल अभिलंब के साथ बनाती हुई प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है। यहां पर ये क्या हो जाएगी? परावर्तित, इसलिए इसका नाम होता है परावर्तित प्रकाश किरण। कौन सी प्रकाश किरण? परावर्तित प्रकाश से किरण। और बच्चों यहां पर यदि दीवार या फिर पर्दा लगा होगा, दीवार या पर्दा लगा होगा, तो यहां पर आपको धब्बा दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब ये जो धब्बा है इसे हम, ये दीवार पर बनेगा या पर्दे पर, तो इसको हम नाम दे देते हैं दीवार। क्या नाम दे देते हैं? दीवार। और बच्चों ये अभिलंब के साथ परावर्तित प्रकाश किरण जो एंगल बनाएगी वो कहलाएगा आर, परावर्तन कोण आर। तो अब ध्यान से समझिए बच्चों, इसे हम देसी भाषा में चिल्का भी कह सकते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसे हम देसी भाषा में चिल्का भी कह सकते हैं। जो आपने चिल्का नाम सुना है वही प्रकाश का परावर्तन है। चिल्का नाम सुना है वही क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर हम प्रकाश को जिस सतह पर गिराते हैं उस सतह का नाम रहेगा परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। क्यों रहेगा? क्योंकि बच्चों ये प्रकाश के परावर्तन की घटना को व्यक्त करता है। यदि ये सतह ना हो तो प्रकाश का परावर्तन है वो व्यक्त नहीं किया जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को व्यक्त करने वाले पृष्ठ या सतह को क्या कहा जाएगा? परावर्तक सतह। सर हमें परावर्तक सतह के एग्जाम्पल बताना। तो मैं कहूंगा हमारे घरों में जो समतल दर्पण है वो क्या चिल्का उत्पन्न नहीं करता? इसका मतलब जो परावर्तन की घटना को व्यक्त करता है उन सभी पृष्ठ या सतहों को क्या कहेंगे बच्चों? आप क्या कहोगे? परावर्तक पृष्ठ। जैसे हमारे घरों में बच्चों धातु के बर्तन हैं वो भी चिल्का उत्पन्न करते हैं, तो वो भी क्या है? परावर्तक पृष्ठ। क्या है? परावर्तक पृष्ठ। तो अब परावर्तक पृष्ठ का मतलब समझ गए होंगे कि जिस पृष्ठ पर हम प्रकाश को आपतित करते हैं उस पृष्ठ को क्या कहा जाता है? परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। कब कहा जाएगा? जब वो प्रकाश के परावर्तन की घटना को व्यक्त करेगी। तो कहने का मतलब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम, अब देखिए यहां पर माध्यम है वो पूरा एक ही है, वायु है तो वायु है, जल है तो जल है, बर्फ है तो बर्फ है। तो कहने का मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में गमन करती हुई किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात परावर्तक सतह के आपतन बिंदु से वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो जो बच्चे इस डेफिनेशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में गमन करती हुई किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात आपतन बिंदु से वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यदि बच्चों आप माध्यम की जगह, मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट हैं माध्यम की जगह दिशा कर देते हैं, जैसे ही दिशा करेंगे ये गलत हो जाएगा। ये जो डेफिनेशन है इसमें आपको यही बोलना है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में गमन करती हुई किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तक सतह के आपतन बिंदु से वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट कहते हैं। बच्चों ये ध्यान में रखने की बात है। अब आप कहोगे सर आपतित प्रकाश किरण क्या है? तो आपतित प्रकाश किरण की भी डेफिनेशन दे सकते हो कि जो प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर गिरती है या आपतित होती है उसे आपतित प्रकाश किरण कहा जाता है। और परावर्तक सतह के आपतन बिंदु से जो परावर्तित होती है उसे परावर्तित प्रकाश किरण कहा जाता है। और परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। और अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच बनने वाला एंगल आपतन कोण कहलाता है। और बच्चों अभिलंब तथा परावर्तित प्रकाश किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे R से लिखते हैं, आपतन कोण को I से लिखते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? यदि बच्चों हम बात करें इसके नियमों की, किसके नियमों की? प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं उनकी। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम,
तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, ध्यान से सुनिए बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम ध्यान से सुनिए बच्चों। आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही तल में हैं, एक ही तल में हैं। सपोज कीजिए बच्चों, यहां पर कोई दीवार है और यहां से आप एक प्रकाश किरण डाल रहे हो और वो प्रकाश किरण यहां पर एक दर्पण रखा है उस पर गिर रही है। तो आपको ये जो प्रकाश किरण का जो आपने डाली है इसका धब्बा इधर वाली दीवार पर ही प्राप्त होता है। बच्चों ऐसा ही होगा क्या? ऐसा हो सकता है कि इधर की दीवार पर प्राप्त हो जाए, इधर वाली दीवार पर प्राप्त हो जाए या इधर वाली दीवार पर प्राप्त हो जाए? ऐसा कभी भी नहीं होता। इसका मतलब बच्चों आपतित प्रकाश किरण जिस तल में है उसी तल में परावर्तित प्रकाश किरण होगी, और जिस दोनों यदि आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण दोनों एक तल में है तो अभिलंब भी उसी तल में होगा। यानी प्रकाश के परावर्तन की घटना को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हो बच्चों। आप देख सकते हो आपका ये हाथ और आपका ये सिर और आपका ये हाथ, ये तीनों के तीनों एक ही तल में हैं। तो आप कह सकते हो इसे आपतित प्रकाश किरण मान सकते हो, इसे अभिलंब मान सकते हो, इसे परावर्तित प्रकाश किरण मान सकते हो। आपके पास प्रकाश के परावर्तन को व्यक्त करने का तरीका है। और ये जो एंगल बनेगा ये आपतन कोण और ये जो एंगल बनेगा ये परावर्तन कोण होगा। और बच्चों इसे आप क्या मान सकते हो? इसको आप मान सकते हो परावर्तक पृष्ठ। यानी आप क्लियर कर सकते हो, आप कैसे भी याद रख सकते हो। तो आपने कहा कि ये एक माध्यम में प्रकाश किरण आ रही थी और इस माध्यम में जो प्रकाश किरण आ रही थी वो परावर्तक सतह पर गिरी और परावर्तक सतह पर गिरने के बाद परावर्तक सतह के आपतन बिंदु से ये वापस उसी माध्यम में लौट गई। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। तो बच्चों आप किसी प्रकार याद रख सकते हो, याद रखने के बहुत से तरीके हैं। आप देखिए बच्चों प्रकाश के परावर्तन का नियम पहला यही है कि आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों क्या होते हैं बच्चों? एक तल में स्थित होते हैं। तीनों एक तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक तल में स्थित होते हैं। नंबर दो बात बच्चों, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। बच्चों आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरी बात है कि I इक्वल होगा बच्चों R की। I यदि 30 डिग्री है तो R निश्चित 30 डिग्री होगा। कैसे? जैसे जैसे बच्चों इस प्रकाश किरण को इधर लेते जाओगे बच्चों ये परावर्तित प्रकाश किरण भी इधर खिसकती जाएगी। आप देखना कि जब प्रकाश किसी टोरच या लेजर लाइट की सहायता से आप इस प्रकार अभिलंबवत डालते हो तो आपको इसका धब्बा दीवार या छत पर नजर नहीं आता। कारण कि जैसे आपने आपतित प्रकाश किरण को डाला सेम उसी डायरेक्शन में आपका क्या चला गया? वो धब्बा था उसी डायरेक्शन में चला गया, तो वहीं चला गया जहां से प्रकाश किरण आई थी, तो आपको धब्बा दिखाई नहीं देगा। यानी कहने का मतलब यहां से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये है, यहां पर देखिए कि जब कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है ये क्या कहलाएगी? आपतित प्रकाश किरण। ये बिंदु आपतन बिंदु। तो आप कहोगे कि दूसरा नियम तो कहता है सर कि I बराबर होता है R के। बिल्कुल सही बात है। तो आप कहोगे सर आप यहां पर अभिलंब खींचिए, तो मैं अभिलंब खींचूंगा तो इस आपतित प्रकाश किरण पर ही अभिलंब खींचा जाएगा। अब बताइए आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में एंगल कितना बना? तो बच्चों कोई भी जब दो रेखाएं संपाती होती है तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। जब कोई दो संपाती रेखाओं के बीच में एंगल, आपने मैथ में पढ़ा है बच्चों, जब दो संपाती रेखाओं के बीच में एंगल पढ़ा जाता है तो वो एंगल 0 डिग्री का आता है। आप कह रहे हो कि सर I 0 हो गया और नियम कहता है कि सर I 0 हो गया तो R को 0 करना पड़ेगा। निश्चित बात है क्योंकि नियम कह रहा है। और नियम बच्चों ये ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, प्रूफ करके बनाए गए हैं। तो I यदि 0 है तो R को 0 करोगे। तो बताइए आप अभिलंब को कैसे खींचोगे?
तो बच्चों आप अभिलंब को खींचोगे तो अभिलंब के बाद परावर्तित प्रकाश किरण है, परावर्तित प्रकाश किरण है वो बच्चों कितनी होगी, तो आप कहोगे परावर्तित प्रकाश किरण भी इसी 0 एंगल से जाएगी। तो यही आपतित प्रकाश किरण और यही परावर्तित प्रकाश किरण। कहने का मतलब बच्चों आपका ये हुआ कि आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण, यानी जिस दिशा में आपतित प्रकाश किरण आ रही थी उसी दिशा में परावर्तित प्रकाश किरण चली जाएगी। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये बात आपकी क्लियर हुई। ये बात कौन सी, कि जब कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यहां पर दिशा नाम होगा, लेकिन यहां पर दिशा नाम नहीं लेना है बच्चों। यहां पर दिशा नाम लेते ही गलत होगा, जबकि यहां पर दिशा नाम ले सकते हैं, यहां पर दिशा नाम ले सकते हैं। तो मेरी बात यहां तक क्लियर हुई होगी। अब बच्चों मैं बात करता हूं आगे कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो भी 2 प्रकार का होता है बच्चों। एक नियम और एक नोट। यहां से 2 नियम हो गए, एक नोट और बता देता हूं। एक नोट यहां ध्यान से और सुनना बच्चों। एक नोट क्या है, ध्यान से सुनो। नोट ये है बच्चों, यहां ये एक विशेष बात है कि जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है बच्चों, किसका, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, उस परावर्तन में बच्चों ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बच्चों प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बच्चों दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, नियत रहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बच्चों यहां पर बात करें तरंग दैर्ध्य, यानी हम आवर्ती भी कह सकते हैं। तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और चाल क्या रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन बच्चों यहां पर प्रकाश की तीव्रता बदलती है, तीव्रता चेंज होती है, लेकिन चाल, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती चेंज नहीं होती। तो आप यह भी ध्यान रखोगे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती चेंज नहीं होती, जबकि तीव्रता, इंटेंसिटी चेंज होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बच्चों, ध्यान रखने योग्य बात है। अब बच्चों बात करते हैं कि ये भी प्रकाश का जो परावर्तन है वो भी 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन है वो भी कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2 प्रकार का, 2 प्रकार का। कितना, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। यानी एक तो हम कह सकते हैं नियमित परावर्तन, कौन सा, नियमित परावर्तन, और दूसरा हम कह सकते हैं बच्चों विसरित परावर्तन। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। तो ध्यान से सुनिए, एक तो होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होगा विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है बच्चों, नियमित नाम से ही पता चल रहा है, यानी जब कोई प्रकाश किसी समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है, जैसे ये समतल परावर्तक सतह है, इस पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो बच्चों ये प्रकाश एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, एक निश्चित दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। लेकिन बच्चों इसी की जगह एक खुरदरी सतह ली जाए, कैसी सतह ली जाए, खुरदरी परावर्तक सतह ली जाए, तो उस पर यदि कोई प्रकाश आपतित हो रहा है तो वो बच्चों भिन्न भिन्न दिशाओं में चला जाता है। इसका मतलब यहां पर प्रकाश का विस्तार हो रहा है, फैल जाता है, लेकिन बच्चों यहां पर फैलता नहीं, एक निश्चित दिशा में ही जाता है। तो कहने का मतलब नियमित परावर्तन का मतलब यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, कि जब कोई प्रकाश किसी समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है तो एक निश्चित दिशा में परावर्तन के पश्चात लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को नियमित परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन कहा जाता है। जब कोई प्रकाश किसी खुरदरी परावर्तक सतह पर आपतित होता है तो आपतन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन या
डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहा जाता है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो कहने का मतलब बच्चों, विसरित परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है, यहाँ तक कि ये जो बातें हैं आपको मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गई होगी। और आगे इस चैप्टर को हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की सब बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो थैंक्स बच्चों।